वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीपीएससी 131 क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य है। ये क्वेश्चन पेपर आपका अधिकतम अंक इसमें 100 है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 35 लाने हैं और ये क्वेश्चन पेपर का आपका 3 घंटे का होता है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, जो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हैं। एक पार्ट में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे पार्ट से 3। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, निर्णय निर्माण दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए तथा निर्णयों के विभिन्न प्रारूपों का वर्णन कीजिए। वेबस्टर शब्दकोश निर्णय निर्माण की परिभाषा अपने मस्तिष्क में कोई मत या काम के तरीकों का निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में देता है। रॉबर्ट टेनबम के अनुसार निर्णय निर्माण में 2 या अधिक व्यवहार विकल्पों के समूह में से किसी एक व्यवहार विकल्प का चुनाव शामिल होता है। टेरी निर्णय निर्माण को 2 या अधिक संभाव्य विकल्पों में से एक व्यवहार विकल्प को चुनने के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तरह निर्णय निर्माण का अर्थ है तमाम विकल्पों में से एक विकल्प चुनना। यह प्रकृति से मूलतः समस्या का समाधान करने वाला है। निर्णय निर्माण नीति निर्माण से काफ़ी निकटता से जुड़ा है, मगर वह एक नहीं है। टेरी ने निर्णय व नीति के भेद को निम्न रूप से स्पष्ट किया है। निर्णय आमतौर पर नीति द्वारा स्थापित निर्देशों के ढांचे के भीतर लिए जाते हैं। कोई नीति तुलनात्मक रूप व ज़्यादा व्यापक होती है, कई समस्याओं का प्रभावित करती है और बार बार इस्तेमाल होती है। इसके विपरीत कोई निर्णय किसी विशेष समस्या पर लागू होता है और इसका इस्तेमाल गैर निरंतर स्वरूप का होता है। क्लासिकल चिंतनों ने न योजना, संगठन, तालमेल और नियंत्रण इत्यादि जैसे प्रबंधकीय कामों व जुड़ी एक सर्वव्याप्त गतिविधि के रूप में निर्णय निर्माण को बहुत महत्व नहीं। फ्रेंड लुथांसी के शब्दों में फ्योएल व आर्विक जैसे क्लासिकल सिद्धांतकार निर्णय निर्माण में से केवल उस हद तक जुड़े थे जिस हद तक ये प्रत्यायोजन और प्राधिकार को प्रभावित करता है, जबकि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक पद्धति की तरफ संकेत केवल निर्णय लेने के एक आदर्श उपागम के रूप में किया। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला व्यापक विश्लेषण चेस्टर बर्नार्ड ने दिया। उन्होंने कहा कि निर्णय की प्रक्रिया मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की तकनीक है। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण के 3 प्रमुख चरण हैं। वह है आसूचना गतिविधि। साइमन ने निर्णय निर्माण के प्रथम चरण को आसूचना गतिविधि का, इसमें निर्णय लेने के अवसरों की खोज शामिल है। साइमन के अनुसार कार्यपालिकाएं अपने समय का एक बड़ा हिस्सा नए कामों की मांग करती हुई नई स्थिति की पहचान करने के लिए आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक व सामाजिक परिवेश के सर्वेक्षण में लगाती है। डिजाइन गतिविधि दूसरे चरण में, जिसे डिजाइन चरण भी कहते हैं, कार्यवाही के संभव रास्तों का आविष्कार, विकास और विश्लेषण होता है, अर्थात कार्यवाही के वैकल्पिक रास्तों की तलाश होती है। साइमन मानते थे कि कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगियों के साथ जहां निर्णय की जरूरत है, वहां की स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही के संभव रास्तों के आविष्कार, आकार निर्धारण और विकास के प्रयास में अपने समय का बड़ा हिस्सा खर्च करती है। चुनाव गतिविधि साइमन ने निर्णय निर्माण के आखिरी चरण को चुनाव गतिविधि का, इसमें दिए गए विकल्पों में से कार्यवाही का एक विशेष रास्ता चुनना शामिल है। साइमन की राय में एक समस्या के निपटने के लिए अपने परिणामों के लिए विकसित और विश्लेषित वैकल्पिक कार्यवाही के बीच चुनाव में कार्यपालिकाएं अपने समय का एक छोटा हिस्सा खर्च करती हैं। साइमन के अनुसार ये 3 चरण जॉन डेवी द्वारा व्याख्यात समस्या समाधान के 3 चरणों से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जैसे वह क्या क्या है, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। साइमन अंत में कहते हैं कि समानता आसूचना गतिविधि डिजाइन से पहले और डिजाइन गतिविधि चुनाव से पहले होती है, लेकिन चरणों का चक्र इस क्रम से नहीं जटिल होता। कोई भी विशेष निर्णय लेने में प्रत्येक चरण अपने आप एक जटिल प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया है। उदाहरण, डिजाइन चरण नई आसूचना गतिविधियों की मांग कर सकता है। किसी भी दिए गए स्तर की समस्याएं उप समस्या पैदा कर सकती है, जिनके अपने आसूचना, डिजाइन और चुनाव चरण होते हैं इत्यादि। चक्रों के भीतर चक्र होता है, फिर भी सांगठनिक निर्णय प्रक्रिया के खुलने के साथ ये 3 मोटे चरण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पहला, नियोजित व अनियोजित निर्णय। हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णयों को नियोजित व अनियोजित में वर्गीकृत किया है। निर्णय उस समय तक नियोजित है जिस समय तक वह दोहरापूर्ण और नियमित तक कोई तय प्रक्रिया उनसे निपटने के लिए निकाली जा सके और हर बार उनसे नए तौर पर निपटना नहीं पड़े। यह पूर्व उदाहरणों के द्वारा निर्णय निर्माण करना है। समझौता और आदित्य निर्णय। पीटर ड्रकर ने अपने लोकप्रिय पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में निर्णयों को समझौता और आदित्य निर्णयों के रूप में वर्गीकृत किया। यह क्रमशः नियोजित और अनियोजित निर्णयों से मिलता जुलता है। सांगठनिक और व्यक्तिगत निर्णय। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णयों को सांगठनिक और
व्यक्तिगत निर्णयों में वर्गीकृत किया। पहले वाले निर्णय किसी कार्यकार द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता से लिए जाते हैं, यानी अपने संगठन के एक सदस्य के रूप में, जबकि दूसरे वाले निर्णय किसी कार्यकारी द्वारा अपने व्यक्तिगत क्षमता से लिए जाते हैं, अपने संगठन के सदस्य के हैसियत से नहीं। सेकंड क्वेश्चन, मानव संबंध दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। मानव संबंध को नवशास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। वस्तुतः यह लोक प्रशासन के द्वितीय चरण में यात्री विचारधारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप अस्तित्व में आया। मानव संबंध का अर्थ है संगठन में कार्यरत मनुष्य और उनके परस्पर संबंधों का महत्व देना। मानव संबंध दृष्टिकोण ने औपचारिक संगठन के भीतर अनौपचारिक संगठन की खोज एवं स्थापना की। इसका धंधा से यह है कि कार्यरत व्यक्तियों को इस प्रकार अध्ययन विश्लेषण करना कि किसी कार्य अवस्था विशेष में मानवीय आचरण के आधारों को पता लगाया जा सके और यह भी जाना जा सके कि किस प्रकार के आचरण का संगठन के हितों में उपयोग हो सकता है। मानव संबंध सिद्धांत का सार इस तथ्य में है कि संगठन में कार्मिक की स्थिति निर्जीव पुर्जे की नहीं अपितु एक चेतन प्राणी की है और संगठन का अध्ययन वस्तुतः मानवीय इच्छाओं, समूहजन्य व्यवहारों, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाओं आदि के संदर्भ में करना चाहिए। सर्वप्रथम मानव संबंध की चर्चा ओवन ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन फैक्टर इन वर्क मैनेजमेंट में की थी। कर्टन लेविन समूह गतिशीलता में मानवीय संबंधों की चर्चा कर चुका था। एडिलेड में जन्मे तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एल्टन मेयो ने ओवन और जॉन डीवी का अध्ययन किया। मेयो ने अर्थान प्रयोग से जिस अनौपचारिक संगठन का खोज निकाली वही आगे विकसित होकर मानव संबंध विचारधारा के रूप में सामने आया। इसलिए एल्टन मेयो को मानव संबंध विचारधारा का पितामह कहा जाता है। इन प्रयोगों को मेयो ने क्लिनिकल मेथड कहा। फर्स्ट इंक्वायरी एडिलेड में जन्मे एल्टन मेयो ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंडस्ट्रियल प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के बाद 1923 में फिलाडेल्फिया के निकट की कपड़ा मिल के बुनाई विभाग में श्रमिकों की अधिक मात्रा में आवाजाही की समस्या पर किया। इस शोध को शीर्षक दिया गया द फर्स्ट इंक्वायरी। यहाँ उन्होंने श्रमिकों की 250% से अधिक आवाजाही का मूल कारण ढूंढ निकाला और कुछ उपायों से समस्या को हल भी कर दिया। पहला आपका हार्थन प्रयोग है, एक बार देख लेना इसमें क्या क्या है। फिर आपका वृहद प्रकाश प्रयोग या जांच का अध्ययन, इसमें आपका पार्ट प्रथम चरण एक बार देख लेना। ऐसे निष्कर्ष क्या निकलता है कि भौतिक चर्या वातावरण घटक उत्पादन को प्राय नहीं करते बल्कि कुछ अन्य घटक इसका निर्धारण करते हैं। फिर इसका दूसरा चरण है आपका रियल असेंबली परीक्षण, अन्य भौतिक चरों में परिवर्तन करते हैं। फिर आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। मैस्लो सिद्धांत में मैस्लो ने अपने विचारों पर प्रतिपादन किया जिसे मैस्लो नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1944 में एक पत्रिका थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के माध्यम से और इस पत्रिका के तत्पश्चात अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में मनुष्य की क्रमबद्ध आवश्यकता के संबंध में लिखा। इसे मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है तथा मैस्लो के सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैस्लो थ्योरी में मानव की आवश्यकताओं के 5 चरणों की व्याख्या की है जिसकी प्राप्ति हेतु मनुष्य निरंतर क्रियाशील रहता है। इन 5 चरणों को मैस्लो के निम्न श्रेणी में विभाजित किया। पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, चौथा आत्मसम्मान की आवश्यकता और पांचवा आपका आत्मबोध। फिर उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करा शारीरिक आवश्यकता क्या क्या है। जब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पढ़ लेना, ईजी है। फिर दूसरा आपका सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा प्यार और संबंधों की आवश्यकता, चौथा आत्मसम्मान की आवश्यकता और पांचवा आत्मबोध। हमने पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे पार्ट से हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुशासन से संबंधित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या है। प्रजातांत्रिक शासन पद्धति के प्रादुर्भाव के बाद प्रशासन कला का व्यापक रूप में क्षेत्र विस्तार हुआ। इसमें सभी नागरिक, सामाजिक संघर्ष संस्थाओं और संगठनों, विधायिका और कार्यपालिका, मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्यमियों, सभी राजनीतिक दलों आदि को इनमें भागीदारी निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। सुशासन के निष्पादन और उसके साकार करने में अपना सहयोग देने और अपने उत्तरदायित्व को रचनात्मक रूप से निभाने का मौका मिला। समाज के समुचित विकास, उसकी शांति एवं समृद्धि के लिए सुशासन पहली शर्त है। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार आदि। इसके विपरीत पारदर्शिता की कमी या संपूर्ण अभाव, जंगल राज, लोगों की कम भागीदारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला आदि दुशासन के लक्षण हैं। आर.एस. तिवारी ने अपने लेख सुशासन जनवादी प्रजातंत्र में उत्कृष्ट प्रजातंत्र में कहा कि यथार्थ सकारात्मक संभावनाओं को अपनाने के लिए निरंतर वैश्विक बदलावों को प्रदर्शन की आवश्यकता है जो वास्तविकता में केवल शासन ही कर सकता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छा शासन एक ऐसी घटना है जो सरकार की 3 शाखाओं कार्यकारी, विधायी तथा न्यायिक की व्यवस्थापूर्ण कार्यों पर निर्भर होती है। तभी संभव है जब सरकार का प्रत्येक अंग सत्यनिष्ठा तथा वचनबद्धता के साथ कार्य करता है। सामान्यतः जब लोग बुरे, अच्छे या बुरे प्रशासन की बात करते हैं तो उनका इशारा कार्यपालिका की ओर होता है। वे प्रशासन के शेष 2 अंगों का महत्व को भूल जाते हैं, साथ ही अन्य पक्षों को भी भूल जाते हैं जो प्रशासन के स्वरूप के निर्धारण के भागीदार होते हैं। आम जनता, खुद मीडिया और इसी तरह के अन्य प्रशासन के अच्छे या बुरे स्वरूप के निर्धारण को सभी कहाँ कम या अधिक। सुशासन सरकार के 3 लक्षण होते हैं: पारदर्शी, जवाबदेही एवं उत्तरदायी सरकार। ये तीनों ही लोकतांत्रिक सरकार के मूल आधार हैं। सरकार मुख्यतः जनता के लिए कार्य करती है तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं सामान्य सेवाएं प्रदान करती हैं। ये सेवाएं नागरिक के केंद्रित के कारण नागरिकत्व द्वारा बहुतायत में प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक नागरिक सरकार में सेवा प्रदाता विभाग से यह अपेक्षा करता है कि वांछित सेवा शीघ्र एवं बिना किसी अवरोध के समय पर मिल जाए। विकास की ओर बढ़ रहे लगभग सभी राज्य प्रयास कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं समय पर कुशलतापूर्वक प्रदान कर सुशासन के सिद्धांतों के साकार करें। सुशासन की संकल्पना के विश्लेषण से 8 विशेषता: भागीदारी, आम सहमति, उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी तथा सक्षम, न्यायसंगत तथा समावेशी एवं कानून के शासन का पालन करता है। फिर आपका इसमें है आगे और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लो एक बार, इजी है। पूरा सुशासन का समझा रखा है इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आपका लोक चयन दृष्टिकोण का उद्भव लोक प्रशासन के विषय के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसका मतलब यह है कि लोक प्रशासन होता है, उसके विकास में लोक चयन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका पूरा एक्सप्लेन करना है। लोक प्रशासन शब्द के 2 निहितार्थ: पहला, यह सरकार के मामले जैसे कानून और व्यवस्था कायम रखना आदि को प्रसारित करता है, करने से गतिविधि से जुड़ा। दूसरा, यह अध्ययन के अनेक क्षेत्रों जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और दर्शन आदि से भी जुड़ा है। सरकारी गतिविधि के एक पहलू के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज, यानी राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ सह अस्तित्व कायम रखता है, किंतु एक व्यवस्थित अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी नया, अर्थात सिर्फ 100 साल पुराना। फिर भी प्राचीन काल से ही तमाम चिंतकों ने प्रशासन के प्रचार और व्यवहार में अपना योगदान दिया। उदाहरण, प्राचीन भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, प्राचीन पश्चिम में अरस्तु के पॉलिटिक्स और मध्यकालीन पेश में मैकियावेली के द प्रिंस में संगठन, सरकार के संगठन और काम करने के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं। 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में कैमरवाद सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा हुआ था। कैमरवाद ने लोक प्रशासन के अध्ययन गौरतलब दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने लोक प्रशासन से जुड़े मामलों पर व्यवस्थित शोध कार्यों को हाथ में लिया। उन्हें अध्ययन और शोध का उद्देश्य लोक सेवा के लिए प्रत्याशियों को प्रशिक्षित करना था। इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन की संरचनाओं, सिद्धांतों और प्रक्रिया के विवरणात्मक अध्ययनों और लोक अधिकारियों के पेशेवर प्रशिक्षण पर बल दिया। रोमको के अनुसार इसमें 10 सदी के निम्न कारकों को योगदान दिया। वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन, जिसकी वकालत F.W. टेलर ने की। 19वीं सदी का औद्योगिकरण, जिसने विशाल स्तर के संगठनों को जन्म दिया। पुलिस राज्य के प्रतिस्थापित करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय। स्पोइल्स सिस्टम के नकारात्मक परिणामों के कारण पैदा हुई सरकार और सुधारों का आंदोलन। इस चरण के दौरान विद्वान मानते थे कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को खोजा जा सकता है और लोक प्रशासन के प्रभाव और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वे मानते थे कि प्रशासन होता है, भले ही उसका प्रकृति और कार्य का परिवेश कैसा भी हो, क्योंकि प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। इसलिए उन्होंने दावा किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। यह चरण 1927 में W.F. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ हुआ। उन्होंने बलपूर्वक कहा, प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो सामान्यतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी विज्ञान में होते हैं। प्रशासन के सिद्धांत अप्रोच को प्रतिबिंबित करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही खत्म होता है। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।